जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टे ऑर्डर के बारे में। स्टे ऑर्डर क्या होता है, कैसे लिया जाता है, क्या शुल्क होता है, क्या स्टे ऑर्डर लेने के प्रावधान है, क्या तरीके हैं, स्टे ऑर्डर कैसे कैंसिल कराया जाता है। इस प्रकार हम सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे और उसके उत्तर भी देंगे। क्या तरीका होता है, आप सभी ने कभी न कभी किसी न किसी माध्यम से स्टे ऑर्डर से बारे में ज़रूर सुना होगा। यह अदालत द्वारा जारी किए जाने वाला एक बहुत ही ज़रूरी आदेश होता है। इसलिए आज हम आपको इस विषय से जुड़ी जानकारी देंगे कि स्टे ऑर्डर क्या होता है, खेत, ज़मीन, किसी अन्य विवादित प्रॉपर्टी या झगड़े पर स्टे ऑर्डर कब लगता है, या फिर हिंदी में बोले तो स्थगन आदेश लेने की क्या प्रक्रिया है। आप में से बहुत सी फिल्मों और समाचारों में ज़रूर देखा होगा, कोई व्यक्ति अचानक स्टे ऑर्डर लेकर आता है तो उसे उसी समय तोड़-फोड़ या किसी भी प्रकार का कार्य रोक देता है या फिर रोक दिया जाता है, या किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ ले जा रही होती तो पुलिस उस आदेश को देखते ही उस व्यक्ति को उसी समय पर छोड़ देती है। लेकिन असल में हमें पूरी तरह से ऑर्डर के नियम व कार्यों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसलिए आज हम इस स्टे ऑर्डर की शक्तियों के बारे में जानेंगे कि कहाँ, कैसे और कब इस्तेमाल होता है, और सरल भाषा में इसको हम पूरी प्रक्रिया को समझाएंगे, बताएंगे, पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे। आपको ज़रा सा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को बराबर देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले जानें कि स्टे ऑर्डर क्या होता है। तो स्टे ऑर्डर क्या होता है, तो भारत में स्टे ऑर्डर का अदालत द्वारा जारी किया जाने वाला एक आदेश है, जो पहले जारी किए गए अदालती आदेश, फैसले, विवादित मामले या किसी कानूनी कार्यवाही आदि को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार किसी मामले में स्टे लग जाता है तो उस मामले में होने वाली कार्यवाही को रोक दिया जाता है। इसके बाद स्टे ऑर्डर तब तक लागू रहता है जब तक कि न्यायालय के द्वारा उस मामले की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। सपोज दैट आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर दो भाइयों का बंटवारा है, या फिर कोई विवादित ज़मीन है, या फिर कोई लंबित मामला है, लड़ाई झगड़े मुकदमे, या फिर मोटर का, जैसे कि आप बाइक से लेकर जा रहे हैं, आप एक्सीडेंट हो गया, आपको किसी कारण गिरफ्तार कर लिया गया और आपकी बाइक या फिर ट्रक को भी थाने में जब्त कर लिया गया है, तो वहाँ पे किसी प्रकार से स्टे ऑर्डर लग जाता है, आप नहीं ले पाते हैं, या फिर पुलिस द्वारा स्टे लगा दिया जाता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी द्वारा। तो जब तक इस मामले का निर्णय नहीं होता तो आप बाइक या ट्रक या अपने आप को वहाँ से नहीं हटा सकते या फिर ले जा सकते हैं। तो जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक आपको बाध्य रहना पड़ेगा। तो यही होता है स्टे ऑर्डर का आदेश। तो स्टे ऑर्डर संबंधित कानून जो है हम जानेंगे। तो स्टे ऑर्डर से संबंधित कानून सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 39 व रूल नंबर 1 एवं 2 में मिलते हैं। कोई भी स्टे एप्लीकेशन इस कानून के ही अंतर्गत आते हैं। तो इसके अर्थ की बात करें तो स्टे ऑर्डर क्या अर्थ होता है, तो स्टे ऑर्डर का हिंदी का मतलब होता है स्टे मतलब रोकना, ऑर्डर मतलब आदेश। इसका मतलब है किसी कार्य या कार्यवाही को रोकने का आदेश। इसे हिंदी में स्थगन आदेश भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ज़मीन को लेकर दो पक्षों में विवाद होता है, तो इनमें से एक पक्ष उस ज़मीन को विवाद या डिस्प्यूट होने के बावजूद भी किसी भी को बेच न दे या फिर उसका इमारत कोई बना न दे, तो इसलिए इस कार्य को रोकने के लिए सबसे पहले कोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर लिया जाता है। एक बार कोर्ट से स्टे मिलने के बाद पहले पक्ष का व्यक्ति उस ज़मीन को न तो बेच पाएगा और न ही उस पर कुछ निर्माण कर पाएगा। ऐसा तब तक होगा जब तक कि कोर्ट सबूतों की जांच करके उचित निर्णय तक नहीं पहुंचती। तो स्टे ऑर्डर संबंधित क्या क्या कानून इस पर हम जानेंगे। तो भारत में स्टे ऑर्डर कानून मुख्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा शासित होता है, जिसके द्वारा किसी भी कानूनी कार्रवाई या किसी निर्णय पर अदालत द्वारा जारी किए गए आदेश से रोक लगा दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ किसी कानूनी या गैर कानूनी निर्णय से अन्याय हो रहा है तो वह कोर्ट में स्थगन आदेश की मांग कर सकता है। अब स्टे ऑर्डर कितने प्रकार का होता है, इसको हम स्टे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्थगन आदेश कितने प्रकार का होता है और कब लिया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। तो भारत में स्टे ऑर्डर बहुत से प्रकार के होते हैं जिसके अलग अलग कार्य होते हैं, इसलिए इन सभी के बारे में विस्तार से जानना हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक होता है या फिर आवश्यक है। साथ ही आप में से बहुत से लोग यह सवाल आता है कि स्टे ऑर्डर कब लिया जाता है। तो पहला हमारा है अंतरिम रोक। तो अंतरिम रोक का मतलब होता है कि जब तक किसी न्यायालय में या फिर किसी मामले में अंतिम निर्णय तक कोर्ट नहीं पहुंच जाती तब तक अस्थायी रूप से रोक लग जाता है।
उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से बेदखली का सामना कर रहा है तो वह बेदखली की प्रक्रिया को रोकने के लिए कोर्ट के सामने अंतरिम रोक का अनुरोध कर सकता है जब तक कि अदालत मामले की पूरी तरह से जांच नहीं कर लेती। दूसरा है हमारा निष्पादन पर रोक। यह आदेश ऐसे आपराधिक मामलों से संबंधित होता है जिसमें किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे कारावास या मृत्युदंड की सजा का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मदद से उस व्यक्ति की फांसी की सजा पर रोक लगाई जाती है और ऐसा तब तक होता है जब तक उस व्यक्ति के मामले कोई नया कानूनी मुद्दा या सबूत सामने नहीं आता है। तो ऐसे मामले में दोबारा जांच की मांग की जा सकती है। अगला है हमारा तीसरा, कार्यवाही पर रोक। इसके द्वारा किसी भी मामले में सभी कानूनी कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लग जाती, टेम्परेरी रोक लग जाती है। उदाहरण के लिए यदि अदालत अधिकार क्षेत्र को लेकर पक्षों के बीच असहमति है या मामले की किसी महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित कोई अपील लंबित है तो ऐसे मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा नीलामी पर रोक। यदि किसी मामले में ऋण वसूल करने या किसी अन्य कारण से किसी संपत्ति की नीलामी की जा रही है तो उसे उस नीलामी पर रोक कर मांग की जा सकती है। इस प्रकार के मामले को भी तभी रोका जा सकता है जब तक कि मामले की पूरी तरह से जांच नहीं की जा सकती। नीलामी से तात्पर्य है कि मान लीजिए कि दो पक्षों में विवाद चल रहा है मकान का। अब एक पक्ष चाह रहा है कि हम इस ज़मीन को बेच दें और दूसरा पक्ष बोल रहा है कि हम इसमें रहना चाहते हैं, फिर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो नीलामी पर उतारू है। फिर किसी बैंक से लोन से ले लिया है लंबा चौड़ा तो वहाँ पे बैंक नीलाम कर रहे हैं तो वहाँ पे नीलामी पर रोक लगाने के लिए भी स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। विध्वंस पर रोक। अगला हमारा विध्वंस पर रोक मतलब तोड़फोड़। किसी भी कारण से किसी संपत्ति को तोड़ने या गिराने की योजना है तो उसे पर रोक लगाने का अनुरोध किया जा सकता है। इस रोक के द्वारा जब तक रोक लगाई जा सकती है तब तक कि उसके कोर्ट द्वारा सही नहीं पाया जाता। अब कोई हाईवे जा रहा है, अब वहाँ पे बोले कि अब इलीगल है या फिर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो कानून पहुँचा या फिर पुलिस वाले पहुँचे कि बुलडोजर उसका घर ही गिराने के इलीगल बता के अब वहाँ पे इस प्रकार से स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है कि उसके घर को नष्ट न किया जाए और उसके पूरी तरीके से जांच की जाए। जब तक उसकी ज़मीन को कागजात को सही न पाया जाए या फिर इलीगल न पाया जाए तब तक कोई कार्यवाही न हो। अगर इलीगल पाया जाता है तो विध्वंस किया जाए, अगर नहीं पाया जाता तो उसको छोड़ दिया जाए। अगला है हमारा गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो इसमें जो है पुलिस आपको यदि किसी कारण से गिरफ्तार करने के वारंट लेकर आती है तो ऐसे में आप अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय बचने के लिए अपने वकील की मदद से स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। अब स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है कोर्ट से, इसकी हम पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हमारा पार्ट होने वाला है कि स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। आप में से बहुत से लोग इस सवाल का जवाब खोज रहे होते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर कैसे लेते हैं, हमारे द्वारा या किसके द्वारा हम कैसे ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया है। तो हम पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरा चरण दर चरण बताएंगे आपको ज़रा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है हमारा वकील की सलाह से। स्टे ऑर्डर लेने के लिए सबसे पहले आपको एक अनुभवी वकील से कानूनी सलाह लेनी चाहिए। वकील को अपने मामलों के बारे में सारी जानकारी दें, वो स्टे ऑर्डर लेने के लिए कहें। दूसरा स्टेप है हमारा प्रासंगिक दस्तावेज इकट्ठा करें। इसके बाद आपने सभी संबंधित जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठा करें, जैसे कि मूल शिकायत, जैसे कि ओरिजिनल कंप्लेंट, फोटोकॉपी या सभी जरूरी दस्तावेज जो कि इन मामलों में आवश्यक होता है। ये सब स्टे ऑर्डर लेने के लिए ही प्रक्रिया है। तो पहले में हम जानें कि एडवोकेट से सलाह लें। दूसरा है एविडेंस इकट्ठा करें, सबूत इकट्ठा करें। तीसरा है एक याचिका तैयार करें। इसके बाद अपने वकील की मदद से स्टे ऑर्डर के लिए याचिका पिटीशन को तैयार करें। इस याचिका में आप स्टे ऑर्डर क्यों लेना चाहते हैं उन सभी बातों का जिक्र करें। वह अपने दावे को साबित करने के लिए कि सभी सबूत प्रदान करें, जिसके लिए आपको एक वकील की मदद करेगा। चौथा है हमारा याचिका दायर करें, पिटीशन को कोर्ट में लगाना। तो इसके बाद आपको याचिका के लिए अपने वकील की मदद से न्यायालय में आपको अपनी याचिका दायर करते हैं, जो कि याचिका को जमा करने के लिए निर्धारित शुल्क होता है, आपको वह देना होगा। आप अपना पिटीशन स्टे ऑर्डर का दे सकते हैं शुल्क के माध्यम जमा करके।
5वां है विरोधी पक्ष को नोटिस भेजें। आपका याचिका दायर हो जाने के बाद, जब आपका याचिका कोर्ट में दायर हो गया है, तब दायर हो जाने के बाद अपने विरोधी पक्ष को नोटिस भिजवाएं, जिसमें आप अपने दूसरे पक्ष को आपके द्वारा दायर की गई याचिका व अन्य जरूरी दस्तावेजों की प्रति पहुंचाएं। 6वां है हमारा सुनवाई में भाग लें। इसके बाद अदालत आपके मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख तय करेगी, इसलिए अदालत द्वारा जारी की गई तारीख पर पहुँचे और अपने वकील के माध्यम से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। उस दिन सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करें, जिसके बाद आप वकील के स्टे ऑर्डर के लिए कोर्ट में बहस करेंगे कि आपको स्टे ऑर्डर क्यों मिलना चाहिए, क्या कारण है या क्या ज़रूरत है, इस प्रकार से आपको स्टे ऑर्डर मिल सकता है या नहीं। आपका जो वकील है, आपने जो वकील किया है, वह न्यायालय में बहस करेगा, कोर्ट में वो जज के सामने। 7वां स्टेप हमारा स्थगन आदेश प्राप्त करें। यदि अदालत आपके द्वारा दिए गए तर्कों और सबूतों को सही मानती है और स्टे ऑर्डर का आदेश दे सकती है, जिसके बाद आप सभी संबंधित कार्यवाही अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है। आपके ऊपर जो भी कार्रवाई होने वाली होती है, इस पर रोक लग जाती है। चौथा है हमारा 8वां स्टेप है हमारा स्थगन आदेश। तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने के बाद दूसरे पक्ष को इसकी एक प्रति देनी होगी, जिसके उन्हें कोर्ट के फैसले का पता चल सके, वो उनके आदेश की पालन भी की जा सके। मान लीजिए कि कोर्ट का आदेश हो गया स्टे के लिए, अब उनको मालूम नहीं, बार बार प्रयास किए जा रहे हैं, तो एक प्रति जो है अपोजिट विपक्ष को भी दिया जाना चाहिए। 9वां स्टेप हमारा स्थगन आदेश का अनुपालन करें। इसके बाद दोनों पक्षों को स्टे ऑर्डर के नियमों व शर्तों का पालन करना होगा। यदि विरोधी पक्ष स्टे लगी हुई किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करता है या कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है, तो इसके लिए अपने वकील को सूचित करें या फिर न्यायालय या फिर थाने में ही सूचना दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि स्थगन आदेश क्या होता है, इस पे जाने। तो भारत में स्थगन आदेश दिए जाने के बाद आमतौर पर क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो स्थगन आदेश जारी होने के बाद आपके मामले से संबंधित कार्यों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि आपके केस से संबंधित किसी भी गतिविधि या निर्णय को अंतिम निर्णय तक रोक दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इस आदेश के जारी होने के बाद आदेश के प्राप्तकर्ता को रोक लगाई जाती है। उन सभी नियमों को पालन करना होता है, शर्तों को पालन करना होता है, किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अगर कोई उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद विरोधी पक्ष को स्टे ऑर्डर के बारे में सूचित करना आवश्यक होता है। तो आपको इस प्रकार से सूचना देनी होगी, अपने एडवोकेट की सहायता से मामले को पक्ष में रखना होगा कोर्ट के सामने, ताकि आपको न्याय मिल सके और स्टे ऑर्डर मिल सके। तो इन सब की यही चीज़ें हैं जो हमने पूर्व में बताई। यहाँ पर हमने थोड़ा इसको डिटेल्स में नोट डाउन कर दिया है। तो जो चीज़ें हमने पहले चर्चा की उसी के बारे में है। तो जब आप सबूत इकट्ठा करेंगे, एविडेंस को पेश करेंगे कोर्ट में, तो वहाँ पे जज के सामने जब आपका एडवोकेट बहस करेगा, अपने पक्ष को तर्क को रखेगा और जज को अपने पक्ष में ले सकेगा या फिर इम्प्रेस कर सकेगा या कन्विंस कर सकेगा, तो जज को लगेगा कि हाँ, इन्हें स्टे ऑर्डर देना आवश्यक है, तो स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको एक प्रति अपने अपोजिट को भी देना होगा, ताकि वो स्टे ऑर्डर के संबंधित सभी नियमों को पालन करे और आपको भी पालन करना होगा। तो स्टे ऑर्डर कितने समय के लिए लिया जाता है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो स्टे ऑर्डर की अवधि आपके केस पर निर्भर करती है। यदि आपका केस ज़्यादा विवादित है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। इसके अलावा अलग अलग न्यायालय के अनुसार भी इसके समय में अंतर हो सकता है। अगर कोर्ट को स्टे ऑर्डर को मिलने के बाद फिर रद्द करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो वो अपनी विवेकपूर्ण शक्ति का उपयोग करके स्टे ऑर्डर कम समय से कम ज़्यादा भी कर सकती है। जैसे कि 1 महीने के मिला है तो उसको बढ़ा के 2 महीने कर सकती है, या फिर 1 महीने का मिला उसको घटा के 3 दिन या फिर 1 हफ्ते भी कर सकती है, या फिर उसको रद्द भी कर सकते हैं। कुछ भी विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है, फिर समाप्त भी किया जा सकता है। अब है कि स्टे ऑर्डर न मानने पे क्या होता है, जिसकी स्थगन कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये स्थगन मिल गया, अब व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति स्थगन आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय कानून के अनुसार गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में हम जानते हैं कि
कोर्ट का जब स्टे ऑर्डर आ जाता है तो व्यक्ति न माने तो क्या कार्रवाई होगी, इस पे हम जानते हैं। तो कोर्ट की अवमानना करना पहला है हमारा, कोर्ट की अवमानना करना। तो स्थगन का आदेश उल्लंघन करना न्यायालय की अवमानना करना माना जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि न्यायालय के आदेशों का अपमान। अगर आप न्यायालय का आदेश के अपमान करते हैं तो वह भी दंडनीय होगा। दूसरा है जुर्माना। जो व्यक्ति आदेश को नहीं मानेगा न्यायालय द्वारा तो उसको भी कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरा है हमारा कानूनी परिणाम। इन आदेशों का उल्लंघन करने से आपके मामले की कानूनी स्थिति पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कोर्ट के सामने आपकी विश्वसनीयता कमज़ोर हो जाती है। कोर्ट ऐसे मामले को नकारात्मक रूप से देखती है। अगला है हमारा आपराधिक कार्यवाही। कुछ मामलों में इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है, जिसके कारण आपको गिरफ्तार कर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। अब कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने में फ़ीस कितनी लगती है, इस पे हम बात करेंगे। अक्सर आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि स्टे ऑर्डर के लिए कितना खर्चा आता है, स्टे ऑर्डर की फ़ीस कितनी होती है। तो चलिए जानते हैं कि स्टे ऑर्डर में भारत में कितनी फ़ीस लगती है। तो पहला है वकील की फ़ीस। स्थगन आदेश लेने के लिए सबसे पहले आपको एक वकील की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आपको अपने एक किसी अच्छे वकील का चयन करना पड़ता है। आप जितने अनुभव व अच्छा वकील अपने केस के लिए हायर करेंगे उतनी ही ज़्यादा फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। इसलिए किसी भी वकील को अपना मामला सौंपने से पहले उसके फ़ीस के बारे में अच्छे से जान लें। दूसरा है न्यायालय शुल्क। स्थगन आदेश के लिए याचिका दायर करते समय आपको न्यायालय के द्वारा तय किए गए शुल्क की भुगतान करना होता है। कोर्ट की फ़ीस आपके मामले के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के आधार पर भी अलग अलग फ़ीस भी हो सकती है, उसमें बदलाव देखा जा सकता है। ये फ़ीस संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। कुछ 100 रुपये से लेकर कई हज़ार रुपये तक हो सकती है। इसलिए याचिका दायर करते समय अपने मामले पर लागू होने वाले अदालती शुल्क के बारे में अपने क्षेत्र या वकील से पूछताछ करें। नेक्स्ट है प्रोसेस सर्वर शुल्क। कुछ मामलों में विरोधी पक्ष को इस आदेश का नोटिस देना आवश्यक होता है या फिर पड़ जाता है कि जिससे के लिए प्रोसेस सर्वर की फ़ीस भी देनी पड़ती है। जो कि प्रोसेस सर्वर एक व्यक्ति होता है जिसका काम आदेश को कानूनी या नोटिस प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों को दूसरे पक्ष तक पहुंचाना हो, जैसे या फिर सम्मन के माध्यम, जैसे कि कोई मामला होता है, सम्मन लेके कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ पर वही सर्व होता है। यहाँ पे कोई ऑनलाइन प्रोसेस सर्वर नहीं है, ये व्यक्ति का नाम है कि जो व्यक्ति पहुँचाएगा। अन्य खर्च के बारे में जानते हैं तो इन सब के अलावा भी कुछ अन्य चीज़ों में खर्च आ सकता है, जैसे कि दस्तावेजों की फ़ोटो कापी कराने में नोटरी शुल्क, विरोधी पक्ष का दस्तावेज भेजने के लिए कुरियर खर्च इत्यादि जैसे खर्च बढ़ सकते हैं। तो हमने इसके बारे में डिटेल से जाना कि स्टे ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, क्या शर्तें हैं, कैसे स्टे ऑर्डर रद्द हो जाता है, कितना समय तक होता है, या फिर कहें कि स्टे ऑर्डर कब ख़त्म होता है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या फ़ीस है, हमने इसके बारे में डिटेल से जाना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।